Welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good. Today our topic is decolonization from political science. जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है वो ज़रूर देखें. सो वी नो दैट आप सभी जो है इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो वीडियो में, तो उससे जो मैं अब सभी वीडियोज़ में जो है लास्ट में हर जो है एक आधा जो है वो मैं सबसे अच्छा कमेंट जो है वो मैं साथ में ऐड करूँगी. सो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आज भी हम जो है ऐसे ही एक अच्छा सा कमेंट जो है वो हम साथ में ऐड करेंगे और हम एक जो है अपना क्वेश्चन भी जो है वो अटेम्प्ट करेंगे लाइक MCQ टाइप. ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन जो है वो लास्ट में ऐड करूँगी. सो आप जो है उसका जो है आंसर ज़रूर कमेंट में देना और लाइक जिस भी टॉपिक की मैं वीडियो बनाऊँगी उसी टॉपिक के रिलेटेड में क्वेश्चंस में जो है वो पार्ट लेना और सभी जो है कमेंट में जो है वो अपना आंसर देने की जो है वो बेस्ट ट्राई करना. ठीक है, तो दैट कि मैं भी जो है आप सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ. जो बच्चे ज़्यादा कमेंट करते हैं फिर मैं उनसे जो है वो इंटरेक्ट कर पाती हूँ. ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस का आंसर करने की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. That is decolonization. So I don't know exact topic of this chapter, so I tried my best to cover as much topic as I can. If still कोई ऐसे टॉपिक हो जो मैं इस वाली वीडियो में जो है वो कवर नहीं कर पाऊँ तो आप जो है, अभी मुझे नाम तो नहीं याद जिस बच्चे ने ये वीडियो मुझे बनाने के लिए कहा था, तो अगर फिर भी कोई टॉपिक ऐसा है जो रह जाए तो आप जो है कमेंट में बता देना. सो सबसे पहले जो है आपको डीकोलोनाइजेशन समझने से पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए. किसका? सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए एक तो डीकोलोनाइजेशन का और एक कॉलोनाइजेशन का. ठीक है, अगर आपको कॉलोनाइजेशन का मीनिंग पता होगा तभी आपको पता चल पाएगा कि डीकोलोनाइजेशन मीनिंग होता क्या है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो कहते हैं डीकोलोनाइजेशन एक ऐसा जो है वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी जो है टेरिटरी है वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो एक्वायर कर लेती है. ठीक है, तो कहते हैं डीकोलोनाइजेशन जो है वो क्या होता है, कॉन्वर्स और ऑपोजिट होता है किसके? कॉलोनाइजेशन का. सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब क्या होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये हमारी इंडिया है. ठीक है, अब इंडिया पे जो है वो किसका रूल था, कितने टाइम तक जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो रूल किया था, है ना, रूल किया था, है ना. तो रूल करने के टाइम जो हमारा जो इंडिया था वो क्या हो गया था, ये कॉलोनिज़म का जो है वो शिकार हो गया था. ठीक है, कि मींस जब भी कोई आउटसाइड ऑफ द कंट्री कोई आकर जो है इस पे रूल करता है. ठीक है, रूल करता है काफ़ी टाइम तक, अपनी कॉलोनीज़ बना लेता है, अपनी कॉलोनी बना लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉलोनाइजेशन हो गया. मींस फिर उसी के ही अकॉर्डिंग सारे रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस होती हैं और सारी जो है वो डिसीजन वगैरह वही कॉलोनी का जो हेड है वो लेता है. सो जब 1947 में जो है, जब 1947 में जब इंडिया जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ. ठीक है, जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडिया है वो क्या हो गया, डीकोलोनाइज हो गया. मींस अब जो है इस पर कोई भी जो है वो रूल नहीं. प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कॉलोनीज क्या होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री. जिन्होंने भी उनको कॉलोनाइज किया होता है वो उससे क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे कोरिया जो था, कोरिया 1945 में जो है वो फ्री हुआ किससे, जापान से. ठीक है, मींस जापान और कोरिया में आपस में फाइट हुई तो जापान की कॉलोनीज किस में थी, कोरिया में थी. तो जब भी कोरिया और जापान की फाइट हुई तो इसमें क्या हुआ, ये फाइट इतनी मतलब पॉपुलर है कि क्या हुआ था, जो साउथ कोरिया जो है वो कोरिया किससे लड़ा था, जापान से लड़ा था. ठीक है, जिससे क्या हुआ, जापान की क्या हो गई, डिफीट हो गई किसमें, वॉर में, और जो है हमारा कोरिया जो है वो फ्री हो गया. ठीक है, ऐसे ही कहते हैं जो USA है उसने भी यूएस का भी जो क्या था, कंट्रोल था फिलीपींस के ऊपर. ठीक है, तो उसने भी क्या किया, हैंड ओवर कर दिया फिलीपींस को 1946 में. और जो ब्रिटेन भी है वो भी इंडिया को छोड़ के चला गया 1947 में. और उसी तरह पैलेस्टीन में जो है वो भी फ्री हुए थे इन 1948 फ्रॉम द ब्रिटेन्स रूल. ओके, देन है आगे. इन शॉर्ट कहते हैं अब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कंट्री जो होती है वो क्या हो जाती है, पहले जो क्या होती थी, कॉलोनी होती थी, अब वो क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है और इंडिपेंडेंट बन जाती है. ओके, तो इन शॉर्ट इट इज़ अ प्रोसेस विच कंट्री दैट वाज प्रीवियसली अ कॉलोनी, जो पहले एक कॉलोनी थी मतलब कंट्रोल्ड थी बाय अनदर कंट्री, और फिर क्या हो जाती है, वो फ्री हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन.
ओके। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स बिहाइंड डीकोलोनाइजेशन। अब जो है जब जैसे अब सारी कंट्रीज़ वगैरह फ्री हुई, तो वो कैसे फ्री हुई, मतलब क्या क्या फैक्टर्स के कारण जो है वो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो डीकोलोनाइज हुई। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो मेनली क्या होता था ना, ज़्यादातर जो कॉलोनीज़ होती थी वो किसकी होती थी, यूरोप की होती थी, है ना। क्योंकि जैसे अब आपको मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड या वर्ल्ड वॉर वन, तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड तक क्या था, जो यूरोप था वो काफ़ी ज़्यादा जो है छाया हुआ था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो वेटेज थी वो यूरोप की तरफ थी। जैसे आज के टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसके अराउंड, या पॉलिटिक्स किसके अराउंड रिवॉल्व करती है इंटरनेशनली, यूएसए के अकॉर्डिंग, है ना, यूएसए के अराउंड रिवॉल्व करती है। बट दैट टाइम क्या होता था, यूरोप के अकॉर्डिंग जो है पूरी हमारी पॉलिटी जो है वो रिवॉल्व करती थी एट द इंटरनेशनल लेवल। ओके। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर जो है वो सेकंड ख़त्म हुई, तो क्या हुआ, हमारा यूरोप काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। ठीक है। वीक होने की वजह से क्या हुई, उसने जो जो अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी पूरे वर्ल्ड में, वो भी क्या हो गई, वीक होनी शुरू हो गई। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा यूरोप पावर थी, ठीक है, यूरोपियन पावर थी, वो क्या हो गई थी, बड़ी ज़्यादा वीक हो गई थी एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, है ना। या दो इतनी वर्ल्ड वॉर लड़के वो बेचारा बड़ा ही वीक हो गया था यूरोप। ठीक है। तो कहते वो इतने जो थे वो इतने अब कैपेबल नहीं रहे, या इतने स्ट्रेंथन इनफ नहीं रहे कि वो जो है अपना कंट्रोल अच्छे से कर सके जो जो उनकी कॉलोनीज़ पे है। ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो वीक हो गई और कंट्री जो है वो डीकोलोनाइज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कहते वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद जो था ज़्यादा जो है वो कौन से दो ग्रुप और बढ़कर आए, सुपर पावर होकर आए, वो आए यूएसए और यूएसएसआर। तब बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था ना हमारा। तो कहते उनको था कि वो क्या करते थे, दोनों अपोज करते थे किसको, किसका यहाँ पे आइडियोलॉजीज आएगा। ठीक है। तो किसकी आइडियोलॉजीज़ को वो अपोज करते थे, यूरोप की आइडियोलॉजीज़ को। ठीक है। तो वो चाहते थे कि अब यूरोप को वो क्या करते थे, अपोज करते थे। ठीक है। उनको और जो है वो कंट्रीज़ चाहिए थी। ठीक है। किसको कंट्रीज़ चाहिए थी, ये कंट्रीज़ चाहिए थी से और यूएसएसआर को अब कंट्रीज़ चाहिए थी। क्यों चाहिए थी उनको कंट्रीज़ चाहिए थी, सो दैट कि उनके जो दो ग्रुप हैं वो और पावरफुल हो जाए, है ना। जितनी ज़्यादा जो है वो कंट्रीज़ ऐड होंगी उतना बड़ा जो है उनका ग्रुप होगा। तो उन्होंने क्या किया कि 3 एरिया में, जैसे अब इसमें यूरोप ही है ना, तो 3 एरिया में जो है कंट्रीज़ को डिवाइड करने के बजाय इन दोनों ने क्या सोचा कि हम यूरोप को ही है जो वो कैंसिल आउट करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने ना रज कर क्या किया, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं यूरोप की, उसको जो है उन्होंने अपोज करना शुरू किया, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो है उनके साथ ऐड हो जाए और उनका ग्रुप क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए। तो कहते उन्होंने क्या किया, प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाला यूरोपियन कॉलोनीज़ पे, सो दैट कि जो है वो उनको अपोज कर कंट्रीज़ को डीकोलोनाइज कर अपनी तरफ जो है वो ऐड कर ली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन कॉलोनाइज नेशंस गॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द इश्यूज। तो क्या हुआ, अब हमें पता है कि जो यूएन जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है वो लीग ऑफ नेशन का नेम चेंज करके अब उसको यूएन रख दिया गया। ठीक है। तो यूएन में क्या हुआ कि ये जो सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ थी ना, जिनके भी इशू चल रहे थे कि हमारे इसके ऊपर आ जाइए, हमें कंट्रोल कराइए, हमें कंट्रोल कर रहा था, तो सभी को ना एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके ऊपर वो क्या कर सके, अपने सारे इश्यूज़ क्या कर सके, डिस्कस कर सके जाकर। और आप सभी को पता है कि यूएन जो है वो सुपर पावर को उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज के टाइम पर अगर यूनाइटेड नेशन चल रहा है तो यूएसए वगैरह उसको फंडिंग करती है तो जाके वो चलता है। ठीक है। तो डेट टाइम भी यही था कि दोनों यूएसएसआर और यूएसए जो क्या करती थी, दोनों जने इसको जो है वो स्पोर्ट की वजह से जो है वो हमारा यूएन चलता था। तो अगर यूएन अच्छे से चला, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री डीकोलोनाइज हुई, और डीकोलोनाइज होकर वो फिर वो उनको कहती थी कि हाँ हमने आपको डीकोलोनाइज करवाया है, ठीक है, तो आप हमारी आइडियोलॉजीज़ में आओ, हमारी आइडियोलॉजीज़ में आओ। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, ज़्यादा जो है वो उनको और कमज़ोर करने की, यूरोपियन जो आइडियोलॉजीज़ हैं या फिर कॉलोनीज़ हैं उसको ज़्यादा वीक करने की जो उन्होंने ट्राई की, सो दैट कि उनके साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा
कंट्रीज़ आ सकें। ठीक है, मैं आपको बस पॉइंट समझा रही हूँ, आपने अंदर जो है इसका मटेरियल खुद से अपनी बुक से करना है, बिकॉज आई डोंट हैव बुक, सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन द चैप्टर कि आपने इसमें करना क्या है। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज़ एंटी कॉलोनी स्ट्रगल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कॉलोनियल नेशन। अब क्या हुआ कि जैसे हमने देखा कि कैसे जो है जापान और रशिया की लड़ाई में भी कोरिया की लड़ाई में जो है वो कोरिया भी कैसे जीत गया, है ना। तो इससे जो है काफ़ी लोग, काफ़ी और कॉलोनाइज जो कंट्रीज़ थी वो और इंस्पायर हुई, ठीक, जैसे इंडिया वगैरह या फिर और सारी कंट्रीज़ थी, ठीक है। इंडोनेशिया में भी डीकोलोनाइजेशन हुआ था। तो ऐसे जब हुआ तो कहते काफ़ी सारे जो है नेशनल मूवमेंट हुए और लीडर वगैरह देखने में आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया में भी काफ़ी सारे जो है वो देखने में आए, महात्मा गांधी या ये सारे ठीक है लीडर्स देखने में आए। साउथ अफ्रीका में भी जो है, साउथ अफ्रीका भी जो है वो क्या था, कॉलोनाइज था, किसके अंडर कॉलोनाइज था, ब्रिटेन के, वाइट पीपल के अंडर जो है वो भी कॉलोनाइज था। तो साउथ अफ्रीका में भी हम देख सकते हैं नेल्सन मंडेला जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ लीडर, ठीक है। तो ऐसे करके कहते काफ़ी ज़्यादा जो है नेशनल मूवमेंट हुए, जिनकी वजह से क्या हुआ, जो कॉलोनाइज कंट्री थी, जो कॉलोनीज उस पे जो है वो कंट्रोल करी थी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई और उनको जो है वो छोड़ना पड़ा, उनको डीकोलोनाइज करना पड़ा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है, इसमें क्या हुआ, कहते कि ये चीज़ अनाउंस की गई कि ये जो हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कॉलोनीज़ वगैरह, ये भी कहते रेस्ट ऑफ द कॉलोनीज़ के जैसी ही थी, जैसे जो भी ब्रिटेन वगैरह ने किया या फिर बाकी सारियों ने मिलकर किया। यूरोप की कॉलोनीज़ है वो भी उसी तरह ही है। ये कोई हमारे ऊपर सिविलियन मिशन लेकर नहीं, हमारे अच्छे के लिए मिशन नहीं लेके आई, बल्कि ये भी अपनी तरह से जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी और लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही देख रही थी। इन्होंने भी मेनली क्या ही किया, लोगों को एक्सप्लॉइट किया और ये कैपिटलिज्म को ही सपोर्ट कर रही थी। ये कोई भी अपना सिविलियन मिशन जो है वो लेकर नहीं आई थी। अब फीचर्स है इसका, फर्स्ट है स्टेट नेचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, कहते कि ये जो हम बोल रहे हैं कि डीकोलोनाइजेशन हुआ, कहते इससे क्या हुआ, पूरी तरह से जो है वो कोई भी कंट्री जो है हमारे वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री जो है वो अच्छी तरह से जो है डीकोलोनाइज इतनी भी नहीं हुई, ठीक है। कहते स्टिल जो है वो डिपेंडेंस उसकी चल ही रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो इंडिया में भी क्या होता है, तो मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, से गानी मेरे मैप के ऊपर। तो इंडिया में क्या होता है कि जैसे अब हमारा इंडिया भी जो है वो हम बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में, बट स्टिल हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी अभी भी वो जो है वो किसी न किसी कंट्रीज़ पे डिपेंडेड है, वो डेवलप्ड नहीं हो पाया, अभी भी डेवलपिंग है, ठीक है। तो बाकी सारे कंट्रीज़ भी ऐसी ही हैं, डीकोलोनाइज्ड हुई हैं, वो आज के टाइम पर भी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा तरह से जो है एक्सप्लॉइट कर लिया था कि अब जैसे अब देखो इंडिया को अगर उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज ना किया होता तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर, उन्होंने इतना पीछे कर दिया था इंडिया को ऑलरेडी कि वो उनको आज के टाइम पर जो है वो डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, चाहे कहते हैं पॉलिटिकली, मिलिट्री, वो ये सारी चीज़ें से जो कॉलोनियल पावर पे जो है वो आज के टाइम पर भी वो है वो डिपेंडेंट चल रहे हैं। उनकी बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज़ जो है आज भी चल रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान में देखो बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज़ जो है अब भी चल रहे हैं। चाइना के साथ इश्यूज़ अब भी चल रही, क्योंकि इन्होंने जो है वो अच्छी तरह से जो कोई सोच समझ के बाउंड्री लाइन्स को जो है वो नहीं किया। जैसे इजराइल, पैलेस्टीन, ये सभी पे जो है वो अभी भी बाउंड्री इश्यूज़ जो चल ही रही हैं। हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 25 ईयर्स ही में थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑल द कॉलोनीज क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने क्या कर दिया था, कॉलोनाइजेशन ने, ठीक है, या कॉलोनियल कंट्रीज़ ने क्या कर दिया था, पूरी ही कंट्रीज़ को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था। मीन्स उन्होंने क्या किया, सारी जो अलग अलग कास्ट है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह सभी को जो है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड तो उन्होंने कर दिया, ठीक है, कर वो क्या हो गए, क्विट हो गए, ठीक है। डिवाइड कर सभी को कास्ट के अकॉर्डिंग सभी को डिवाइड कर वो खुद क्या हो गए, क्विट हो गए। और अब जो है पीछे से उनके वो है वो सिविल वॉर्स, मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द बॉर्डर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आज भी वो होती जा रही हैं।
नेक्स्ट है, कहते वो क्या करते थे ज़्यादातर जो हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ हैं, मीन्स ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर जो है अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर है, ठीक है, अलग अलग जो है लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो ये ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस सोसाइटी। तो हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ को उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल जो ग्रुप्स हैं या कॉलोनियल कंट्री हैं, उन्होंने क्या किया, यूरोप वालों ने क्या किया कि एक ही जो है वो होमोजीनियस सोसाइटी उनको बनाने की कोशिश की। सुपर इम्पोज पूरी थोपी उन्होंने, क्या थोपा उन्होंने, होमोजीनियस नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने थोपा कि एक ही तरह का सारा कुछ जो है वो किया। किसके ऊपर किया, मल्टीलिंगुअल मल्टी रीजन, जहाँ पे अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, अलग अलग तरह की रीजन है, उस पे उन्होंने क्या करना की कोशिश की कि हाँ एक ही तरह के, जैसे अब हमारा यूरोप है, वहाँ पे यूरोप है, यूरोप में क्या किया कि एक ही तरह के लोग हैं मेनली, है ना, एक ही तरह की सोसाइटी होती है, तो उन्होंने वही जो है वो हेट्रोजीनियस सोसाइटी पर जो है वो ट्राई करने थोपने की कोशिश की। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये था इसके फीचर्स एंड फैक्टर्स और ऑफ द डीकोलोनाइजेशन। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको समझ लगा होगा, ठीक है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट पूछ सकते हैं, ओके, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बड़ा अच्छा लगा आपने जैसे ये कमेंट लिखा, सो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा जो है वो इतने काइंड वर्ड्स यूज़ करने के लिए। एंड आप ये क्वेश्चन का भी जो है वो आंसर ज़रूर देना। अगर आप इस पार्ट तक जो है वो वीडियो देख रहे हो, देन प्लीज़ हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।